हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म्स पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड सिस्टम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स और सिस्टम्स। देयर आर 6 types of systems which are used for making budget. ठीक है, these systems are line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, zero based budgeting, sunset legislation and top down budgeting. फर्स्ट है लाइन आइटम बजटिंग। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल बजटिंग और कन्वेंशनल बजटिंग। ठीक है, इसको हम पारंपरिक बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग डेवलप्ड इन 18th और 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी में ये डेवलप किया गया। इन अदर वर्ड, इट प्रेजेंट बजट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव वाइज लाइन आइटम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो बजट दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो किसके बेसिस पे होता है? ऑब्जेक्टिव वाइज होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव होता है या फिर कह सकते हैं जो भी आइटम जिसपे स्पेंड होने वाला है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लेजिस्लेचर ऑन अ स्पेसिफिक आइटम शुड बी स्पेंड ऑन दैट आइटम ओनली। और जो भी लेजिस्लेचर द्वारा अमाउंट दिया जाता है वो केवल उसी आइटम पे स्पेंड होना चाहिए जिसके लिए वो दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई हाईवे प्रोजेक्ट के लिए मनी दिया गया है तो वो जो मनी है वो स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट पे स्पेंड होगा। अगर इन केस मनी बच जाता है तो वो रिटर्न हो जाएगा लेजिस्लेचर को, ट्रेजेडी में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन उसको किसी और प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन आइटम का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं या फिर जो आइटम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ओवरऑल बजट दे दिया, उस बजट में से सारे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये बजट पास किया जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजटिंग आर टू प्रिवेंट वेस्टेज, ओवरस्पेंडिंग एंड मिसयूज of money granted by the legislature to the executive। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका एम क्या है इस तरीके की बजटिंग का? इसका एम है कि वेस्टेज नहीं होगा, इसका मनी का वेस्टेज नहीं होगा, ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी, ज्यादा अमाउंट नहीं दिया जाएगा या स्पेंड नहीं होगा ज्यादा अमाउंट, और मिसयूज नहीं होगा मनी का। ठीक है, वेस्टेज कैसे नहीं होगी? क्योंकि ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल टाइप का होता है। इंक्रीमेंटल मतलब इनिशियली जो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाएगा वो बेसिक फंड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वेस्टेज नहीं होती है, ओवर स्पेंडिंग नहीं होती है और मिसयूज नहीं होता मनी का। दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग फैसिलिटेट्स मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इस तरीके की जो बजटिंग होती है वो क्या फैसिलिटी देती है? जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी पब्लिक के लिए काम हो रहा है, पब्लिक पे जो खर्च हो रहा है उस पर मैक्सिमम कंट्रोल देती है, क्योंकि हर स्टेप की मॉनिटरिंग होती है, तभी बजट इंक्रीमेंट किया जाता है हर आइटम वाइज। ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजटिंग। इस सिस्टम को इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे पहले एक बेस लिमिट असाइन की जाती है, उसके बाद जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट की सारी स्टेज क्लियर होती जाती हैं वैसे वैसे बजट को इंक्रीज किया जाता है, इसीलिए इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लाइन आइटम बजटिंग। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, जैसा कि नाम दिया हुआ है इसका परफॉर्मेंस बजटिंग, तो जो बजटिंग हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग ओरिजिनेट इन यूएसए। यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज कॉइन्ड बाय द फर्स्ट हॉवर कमीशन।
सबसे पहले इसको किसने गढ़ा था? हॉवर कमीशन ने 1949 में ये नाम दिया था। It presents more clearly the purpose, objectives for which the fund are sought by the executive from the parliament. अब ये क्या करता है, इस टाइप की जो बजटिंग होती है वो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और उनके जो पर्पस हैं उनको क्लियरली डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव को फंड अलॉट होता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। It brings out the programs and accomplishments in financial and physical terms. ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रोग्राम्स और जो उनके अकम्पलिशमेंट हैं, ठीक है, उनको किस में करता है? फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों टर्म्स में डिफाइन करता है। फिजिकल का मतलब ये है फिजिकली जो काम हो रहा है वो, और उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो फाइनेंस उसको चाहिए उस काम को करने के लिए, उन दोनों के टर्म्स में ये डिफाइन होता है। इट फैसिलिटेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिव्यू ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट। ये क्या फैसिलिटी देता है? पार्लियामेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि फाइनेंस के साथ साथ फिजिकल टर्म्स भी इन्वॉल्व होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव तो हमें पता ही है और पर्पस भी इन्वॉल्व रहता है उसका। ठीक है। तो इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसको रिव्यू करना और उसको समझना, अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है। ये है हमारी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस बजटिंग में, इट इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। ठीक है। ये क्या करता है? फॉर्मूले, जो बजट बनाने का तरीका है उसको इम्प्रूव करता है, फॉर्मुलेशन उसका इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन्वॉल्व है। जो बजट बना रहे हैं उनको प्रैक्टिकली फील्ड पे कितना स्पेंड हो रहा है उसकी भी नॉलेज है। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट के लिए वो अलॉट करेंगे उनको पता रहेगा कि एस्टिमेट कितना होगा नेक्स्ट बजट के लिए। ठीक है। तो इससे उनकी जो समझ है उसके बारे में वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या करता है? ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के हर लेवल पर प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब जो टॉप मैनेजमेंट है उसको प्रैक्टिकली जो हो रहा है फील्ड पे उसकी भी नॉलेज है, उसको पता है कितना काम हो गया, परफॉर्मेंस कैसे है प्रोजेक्ट की। तो ये जो उसकी नॉलेज है मैनेजमेंट की वो इंक्रीज करता है अबाउट दैट प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर विच द बजट इज एलोकेटेड। इट provides an extra tool of management control of financial ऑपरेशन। ठीक है। इन जनरल जो बजटिंग होती है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट जो बजट अलॉट करता है, या फिर कह सकते हैं पार्लियामेंट जो अलॉट करता है, उनको नॉलेज नहीं होती है इस चीज की कि फाइनली वो कैसे स्पेंड हुआ। बट परफॉर्मेंस बजटिंग में क्योंकि जो बजट अलॉट हो रहा है वो परफॉर्मेंस बेस है, इसलिए उन जो बजट बना रहे हैं उनको परफॉर्मेंस भी पता होती है। इसका मतलब उन्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट रेंडर्स परफॉर्मेंस ऑडिट मोर पर्पसफुल एंड इफेक्टिव। ठीक है। अब ये क्या करता है? जो परफॉर्मेंस ऑडिट्स होते हैं उनको ज्यादा पर्पसफुल और इफेक्टिव बनाता है। पर्पसफुल और इफेक्टिव का मतलब क्या है? क्योंकि बजट किसके बेसिस पे मिल रहा है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिल रहा है। तो जो परफॉर्मेंस ऑडिट्स होंगे उनका फुल कंसंट्रेशन इसी पे होगा कि जो बजट एलोकेट हुआ है वो फुल्ली स्पेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर जितनी रिक्वायरमेंट और है वो क्यों है। उनको उसका पर्पस और इफेक्टिवनेस दोनों ही पता होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग बजटिंग, दैट इज PPVS, और यू कैन से प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ठीक है। लाइक परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्रामिंग बजटिंग ऑल्सो ओरिजिनेट इन USA। ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस बजटिंग ओरिजिनेट था USA से, वैसे ही प्रोग्राम बजटिंग भी कहां से ओरिजिनेट है? USA से। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1965
बाय प्रेसिडेंट जॉनसन। ठीक है, प्रेसिडेंट जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट इन 1965। However, it was abandoned in 1971। ठीक है, हालांकि इस बजटिंग सिस्टम को 1971 में त्याग दिया गया था। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग इंटीग्रेट्स द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग फंक्शन। ठीक है, इस तरीके के जो सिस्टम था बजटिंग का, उसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग फंक्शन तीनों ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, तभी इसका नाम PPVS, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम्स, तीनों फंक्शंस इन्वॉल्व थे। इट इनकॉर्पोरेट्स अ स्कीम ऑफ प्लानिंग इन द बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता था, खाली बजट अलाउट नहीं करता था, साथ में एक स्कीम ऑफ प्लानिंग भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, अब इसको अबंडेंट क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि ये क्या है, अपने आप में इंजीनियर्स, एक्सपर्ट सबको मिला के करना पड़ता था। प्लानिंग भी करनी है, अब कोई टेक्निकल वर्क है उसकी प्लानिंग कोई फाइनेंस का तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, कोई इंजीनियर ही कर सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। टेक्निकल जो लोग होते थे वो अपनी बात बोल रहे हैं, फाइनेंशियल जो है उनका अपना अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। इसीलिए इसको, इस बजटिंग सिस्टम को छोड़ दिया गया बीच में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। The ZBB also originate and developed in USA। ये भी USA में ही डेवलप हुआ था। It was created in 1969 by Peter A. Furr, a manager of private industry। ठीक है, इसको 1969 में पीटर ए फर ने बनाया था, जो कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री के मैनेजर थे। It was introduced in USA by President Jim Carter in 1979। ठीक है, इसे प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने 1978 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लाइक द परफॉर्मेंस बजटिंग और PPS, द ZBB इज ऑल्सो अ रैशनल सिस्टम ऑफ बजटिंग। ठीक है, जैसे कि हमारा PPVS सिस्टम था, वैसा ही जो ZBB है वो क्या है, एक रैशनल सिस्टम है, जिसको बोल सकते हैं युक्ति संगत। इसमें भी एक ट्रिक लगाई गई है, ट्रिक्स यूज की गई हैं। सिस्टम्स फॉर बजटिंग, जो कि बजटिंग के लिए बनाया गया। अंडर दिस सिस्टम एवरी स्कीम शुड बी रिव्यूड critically and re-justified totally from the zero or scratch before being included in the budget। ठीक है, अभी तक जो स्कीम्स हमने पढ़ी थी, जो सिस्टम पढ़े थे बजटिंग सिस्टम्स, उसमें क्या होता था, जो रेफरेंस लिया जाता था वो पहले वाले बजट से लिया जाता था। जो लास्ट बजट प्रेजेंट हुआ है, किस प्रोजेक्ट पे, किस ऑब्जेक्टिव पे कितना खर्च हुआ है, उससे रेफरेंस लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेट बनाया जाता था। लेकिन जो ये बजटिंग सिस्टम है जीरो बेस, इसमें क्या करते हैं, कहीं से भी रेफरेंस नहीं लेते, ये हर बार जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से, विदाउट एनी रेफरेंस, और फिर वहां से बजट बनाना फिर से शुरू करते हैं, और फिर इसको रीजस्टिफाई करते हैं, री एग्जामिन करते हैं, और एक रिफ्रेश बजट बनाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं लिया जाता। Thus the ZBB involve a total re-examination of all schemes afresh instead of following the incremental approach to budgeting which begins with the estimation of the current expenditure। ठीक है, यही बोला है इन्होंने कि जो बाकी स्कीम्स जो होती थी वो इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करती थी, कि पहले परफॉर्मेंस देख ली, या फिर पहले देख लिया कितना स्पेंड हुआ है लाइन आइटम्स पे, और उसके बाद उसे इंक्रीमेंट कर दिया अगर जरूरत है तो उसमें एक एस्टिमेट हम लेके चलते थे करंट एक्सपेंडिचर, जितना करंटली खर्च हुआ है उसका। लेकिन ZBB में हम कोई रेफरेंस नहीं लेते, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं। ठीक है, इन द वर्ड ऑफ KL हांडा,
the basic feature of a zero based budget is that the departments, while preparing their budgets, should not take anything for granted, therefore should start on a clean slate। ठीक है, अब केएल हांडा बोलते हैं कि जीरो बेस्ड बजट में जो डिपार्टमेंट्स बजट बनाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो इसमें, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। ठीक है, और क्या करते हैं, जो भी वो बजट बनाते हैं वो बिल्कुल क्लीन बोर्ड पे बनाते हैं, विदाउट एनी प्रियर नॉलेज। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं हर चीज की, इतना इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे स्पेंड होगा, ऐसे होगा, ये होगा, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, द बजट मेकिंग ऑफ फॉर द इंश्योरिंग ईयर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द करेंट बजट एज अ बेस। ठीक है, तो जो बजट बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो जीरो से शुरू होता है, ना कि किसी करंट बजट बेस से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट है सीवी श्रीनिवासना defined ZBB as an operating, planning and budgeting process which requires each manager to justify his entire budget request in detail from scratch। ठीक है, ये क्या है, ZBB में क्या क्या इन्वॉल्व है, ऑपरेशन, प्लानिंग एंड बजट प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसमें हर मैनेजर को जो भी बजट वो बजट रिक्वेस्ट करता है उसकी पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो बेस से। ठीक है, एंड शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ टू ईच मैनेजर, और जो भी बर्डन हो रहा है काम का वो सबके पास, सारे मैनेजर्स के पास होना चाहिए, टू जस्टिफाई व्हाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल एज वेल एज हाउ द जॉब कैन बी डन बेटर। ठीक है, तो सब मैनेजर्स को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे वो मनी को ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इतना बजट क्यों बना रहे हैं, और दूसरा उसको कैसे जॉब के लिए यूज किया जाए बेटर तरीके से। ठीक है, अब ZBB का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सारे मिनिस्टर्स को अपने एरिया में डेवलप करने के लिए 10 करोड़ रुपीस असाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर कई लोग वो मनी स्पेंड नहीं कर पाते, तो क्या होता है, वो उतना मनी वेस्ट हो गया। अगर वो मनी किसी और प्रोजेक्ट में लगाते तो मे बी और डेवलपमेंट होता। तो जीरो बेस क्या कहता है, ये इनिशियली हर किसी को ऐसे ही अलॉटमेंट नहीं करता है। ठीक है, ये पहले ग्राउंड जीरो से उसकी रिपोर्टिंग करते, सॉरी ग्राउंड जीरो से उसको बनाते हैं, प्लान्स को बनाते हैं और देखते हैं किस एरिया में कितने डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मिनिस्टर्स को उनके फंड अलॉट होते हैं। ठीक है, किसी भी बेसिस पे नहीं लेते हैं, ये ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं कि कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के बजट दिया जाता है। इससे क्या होता है, कोई भी वेस्टेज नहीं होती। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट है इट एलिमिनेट्स और मिनिमाइज द लो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स। अब ये ऐसे प्रोग्राम्स को एलिमिनेट करता है या कम करता है जो लो प्रायोरिटी है, जिनकी प्रायोरिटी कम है या जिनके बिना भी काम चलाया जा सकता है। इट इम्प्रूव द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस ड्रामेटिकली। अब ये प्रोग्राम को क्या इफेक्टिवली इम्प्रूव करता है, क्योंकि जिस प्रोग्राम में ज्यादा फाइनेंस चाहिए, ज्यादा बजट चाहिए, उसको ज्यादा बजट अलॉट करते हैं, और जिन प्रोग्राम में कम चाहिए उनको कम करते हैं। ठीक है, इट मेक्स द हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम टू ऑब्टेन मोर फाइनेंस। ठीक, ये नेक्स्ट लाइन वही है, जो भी हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा फाइनेंस दिया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, इट रिड्यूसेस द टैक्स इंक्रीज। अब क्योंकि जो भी बजट है वो स्मार्टली स्पेंड हो रहा है, तो जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, टैक्सेस बढ़ने, रिड्यूस होंगे, क्योंकि उतने ही बजट में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। इट फैसिलिटेट्स क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट्स।
अब जितने भी बजट अलॉट हो रहा है उनकी इफेक्टिवनेस क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है, ऐसी स्कीम्स को क्रिटिकल रिव्यू होता है उसका, ठीक है, उसको बारीकी से चेक किया जाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर क्विक बजट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्विक बजट एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। देखिए अगर कोई बजट अलॉट हुआ है और वो बजट स्पेंड नहीं होता है तो जितना मनी बचा वो क्या है, वेस्ट है। अगर वो मनी किसी और प्रोजेक्ट में लग जाता तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता। तो यही माना जाता है अगर एंड ऑफ द ईयर जो भी बजट अलॉट हुआ है वो अगर स्पेंड नहीं हो पा रहा है तो वो मनी एक तरीके से वेस्ट है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो बजटिंग है वो क्या प्रोवाइड करती है कि आपका जो भी बजट अलॉट हुआ है वो क्विकली एडजस्ट हो जाए उस पर्टिकुलर ईयर में। नेक्स्ट है इट एलोकेट्स द स्कार्स रिसोर्स रेशनली। और जो ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए मनी है वो एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, तो उस रिसोर्स को किसने रेशनली यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक स्मार्ट वे में यूज किया जाता है। इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द लाइन पर्सनल इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी लाइन पर्सनल्स होते हैं, और लाइन पर्सनल्स कौन होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली फील्ड पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी चीज का एस्टिमेट या बजट बनाने से पहले जो लोग वो काम कर रहे हैं उनसे उनकी एडवाइस तो लोगे, तभी आप उसको बना पाओगे। अदरवाइज ऑफिस में बैठ के तो आप फील्ड के प्रोजेक्ट्स के लिए बजट एलोकेट नहीं कर सकते। तो जीरो बेस्ड बजटिंग की यही सबसे खास बात है कि इसमें बॉटम से लेके टॉप तक सभी की एडवाइस और रिव्यूज लिए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ही बजट पास किया जाता है। इन इंडिया द ZBB was first introduced in Department of Science and Technology in 1983, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया गया था, ठीक है। एंड इन ऑल द मिनिस्ट्री ड्यूरिंग 86 to 87 फिस्कल ईयर। और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उन सब में 86 और 87 के फिस्कल ईयर में इसको यूज किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सनसेट लेजिस्लेशन। सनसेट का मतलब होता है जब सन चला जाता है, सेट हो जाता है, जब डार्कनेस हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही मतलब है इसका मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अनडिजायरेबल हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका टाइम निकल चुका है, या इररेलेवेंट प्रोग्राम्स हो चुके हैं, उनको एलिमिनेट करना बजट से, ये होता है सनसेट लेजिस्लेशन, ठीक है। इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ पॉलिसी रिव्यू फॉर एलिमिनेटिंग द अनडिजायर्ड, आउटडेटेड, रिडंडेंट, इररेलेवेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स को एलिमिनेट कर देना बजट से जो अनडिजायरेबल हैं, जो आउटडेटेड हैं, जो रिडंडेंट हैं, बेकार हो चुके हैं, और जो इररेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। In the words of KL Handa, it embodies the concept of self-retiring government programs by providing from the termination of statutory authorization of programs। अब ऐसे प्रोग्राम्स जो कि जिनकी कोई वैधानिकता नहीं बची है, ऐसे प्रोग्राम्स को रिटायर कर देना, ठीक है। ये होता है सनसेट लेजिस्लेशन। अब इसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या क्या है। इट इंश्योर्स इकोनॉमी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमी है गवर्नमेंट की वो कैसे हो, इंश्योर करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट पे स्पेंड ना हो जो कि अब अनडिजायरेबल है। इट अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये क्या किस चीज से रोकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिनकी अब जरूरत नहीं है उनके
एक्सपेंशन से रोकते हैं गवर्नमेंट को। इट मेक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू प्रोग्राम्स, और ये क्या करते हैं, अब जब ऐसे प्रोग्राम जो जिनकी अब जरूरत नहीं है, जो अननेसेसरी हैं, आउटडेटेड हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को रिजेक्ट करके वो जो बजट उनके लिए अलॉटेड था वो अब किसी नए प्रोग्राम में ये अवेलेबल कराते हैं, इस तरीके के सनसेट लेजिस्लेशन। ठीक है, it ensures administrative rationality by facilitating the reallocation of limited funds on a continuous basis। ठीक है, और ये क्या इंश्योर करते हैं कि जहां पर फंड की जरूरत है वहां पर कंटिन्यूस बेसिस पे फंड मिलता रहे, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां से फंड रोक लिया जाए। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं। It helps in overcoming the resistance met within the executive for eliminating an ongoing program by shifting the major responsibility for the evolution of the legislature। ठीक है, अब ये हेल्प करते हैं एग्जीक्यूटिव को कि जो भी प्रोग्राम्स, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं उनको रन किया जाए, और जो ऐसे प्रोग्राम जो अब अननेसेसरी हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दे दी जाए, इनको एवोल्यूट करने की लेजिस्लेचर को। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव के पास मतलब एग्जीक्यूटिव को एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना है कि उसको कन्विंस करना है लेजिस्लेचर को कि नहीं ये प्रोग्राम अननेसेसरी है, आउटडेटेड है, क्योंकि जब ये इस तरीके की बजटिंग सिस्टम होगा तो ऑलरेडी जो विधानसभा है या फिर जो पार्लियामेंट है उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये अननेसेसरी प्रोग्राम्स हैं, और इनको खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, उनकी होगी, एग्जीक्यूटिव की नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है बजटिंग सिस्टम है टॉप डाउन बजटिंग सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम ऑफ टॉप डाउन बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए इन 1981 ड्यूरिंग द रेगन एरा। ये भी यूएसए में ही इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। कब किया गया था, रेगन एरा। अब रेगन एरा क्या है, रेगन एरा जो है एक रेवोल्यूशन था यूएसए में, जो कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने चलाया था। किस लिए चलाया था, अपनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो पॉलिसीज थी उनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया था, और उस जो रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन है उसको रेगन एरा बोलते हैं, क्योंकि इसे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने चलाया था। ठीक है, तो ये कब डेवलप हुआ था, रेगन एरा में डेवलप हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एज टारगेट बेस्ड बजटिंग, इसको टारगेट बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं। और इसमें अभी तक हमने जितनी भी बजटिंग टाइप्स पढ़ी थी 5 टाइप्स की, वो सब इन्वॉल्व है। ठीक है, परफॉर्मेंस बजटिंग, पीपीबीएस, जेडजेडबी एंड सनसेट बजटिंग, इसमें जितने भी अपने अभी लास्ट 5 टाइप्स पढ़े थे वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट, टॉप डाउन बजटिंग में निकोलस हेनरी बोलते हैं, a method of allocating public revenues to the agencies in which agency spending limit are set by the chief executive officer of the government। ये बोलते हैं इस मेथड में जो पब्लिक रेवेन्यूज होते हैं, पब्लिक रेवेन्यूज का मतलब है जो टैक्स कलेक्शन होता है पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को, उसमें वो एजेंसीज को जो भी एलोकेट करते हैं उसमें हर एजेंसी की एक स्पेंडिंग लिमिट बना देते हैं। और कौन बनाता है ये लिमिट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाता है ये लिमिट, कि किस पर्टिकुलर एजेंसी को अपना गोल इस लिमिटेड अमाउंट में अचीव करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो एजेंसी हेड होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है उस मनी को स्पेंड करने की, और उसने ही लिमिटेड मनी में उसको अपना गोल अचीव करना होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी टॉप डाउन बजटिंग। अब ही फर्दर ऑब्जर्व, top down budgeting clearly empowers the central administration to set expenditure and programmatic goals। अब जो टॉप डाउन बजटिंग होती है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर देती है कि वो जो खर्च हो रहा है, जो स्पेंड लिमिट है उसको सेट कर सके अपने हिसाब से,
और गोल्स को प्रोग्राम कर सके, जो भी उसका गोल है उसे अचीव कर सके। देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। और इस तरीके की जो बजटिंग होती है वो ट्रेडिशनल बजटिंग की कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। जो ट्रेडिशनल बजटिंग होती है वो बॉटम टू टॉप होती है। सबसे पहले फील्ड से डेटा लिया जाता है और उस डेटा के बेसिस पे बजट बनाया जाता है, ठीक है। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो लिमिट सेट करता है और एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उनको ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप इतने बजट को यूज करो, फुल्ली यूज करो, और अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करो, ठीक है। द रियल सिस्टम ऑफ बजटिंग नाउ इज द फ्रॉम द टॉप डाउन वर्ड। अब जो रियल सिस्टम है बजटिंग का, अब जो यूज में हो रहा है वो क्या है, टॉप डाउन वर्ड है। यानी कि पहले ऊपर वाले लोग बजट अलॉट करते हैं और नीचे वालों को उस बजट के अकॉर्डिंग काम करना है। और जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या था, पहले जो लाइन पर्सनल होते थे वो अपनी एडवाइस देते थे, अपना फीडबैक देते थे, उसके अकॉर्डिंग टॉप मैनेजमेंट बजट एलोकेट करता था, तो वो होता था टॉप बॉटम टू टॉप। अब जो यूज होता है वो है टॉप टू बॉटम या फिर टॉप टू डाउन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सिस्टम्स ऑफ बजटिंग। ये हमारा बजट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, विद एमसीक्यूज। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।